अस्सलाम वालेकुम। कल हमने अल्कोहल से स्टार्ट किया था। अल्कोहल्स के मैंने आपको उसकी प्रिपरेशन बता दी थी, जो उसमें टर्म्स वगैरह यूज़ होती हैं वो सारी बता दी थी। वुड स्पिरिट वगैरह, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, इस तरह की सारी टर्म्स बता दी थी। रिएक्शंस बता दिए थे, एसिडिक नेचर, डिहाइड्रेशन, रिएक्टिविटी में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। बस अल्कोहल की दो तीन चीज़ें रह गई, वो देखनी और अल्कोहल ख़त्म हो जाएगा। आपने अल्कोहल के नेक्स्ट करना है जी लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट लुकास टेस्ट में कुछ पॉइंट्स एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, वो याद रखिएगा। सबसे पहला वो पॉइंट पूछेगा जी ये टेस्ट क्यों यूज़ होता है। आपने कहना है टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स। एक ये पहला बड़ा सिंपल एमसीक्यूज होता है, हर किसी को ये पता लग जाता है आमतौर पे। लेकिन फिर दूसरा एमसीक्यूज पूछेगा लुकास टेस्ट रिएक्शन की किस टाइप से बिलोंग करता है। तो लुकास टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से बिलोंग करता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है। फिर वो पूछेगा लुकास टेस्ट में कौन सा बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल ब्रेक्स, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर वो पूछेगा लुकास टेस्ट किस बेस पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो एक्सप्लेन किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस की बेस पे। और ख्याल रहे कल जब मैंने आप लोगों को मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जब रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सबसे इजीली कौन शो करते हैं, टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल का जो कार्बोकैटाइन बनता है वो कार्बोकैटाइन सबसे स्टेबल होता है। तो टर्शरी अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन मास बॉन्ड मोस्ट इजीली ब्रेक हो जाता है क्योंकि उसके बनने वाला कैटाइन स्टेबल होता है। ज़रा मुश्किल से कौन शो करता है लुकास टेस्ट, सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे मुश्किल से कौन शो करता है प्राइमरी। प्राइमरी सबसे मुश्किल से क्यों शो करता है, क्योंकि प्राइमरी का जो कार्बोकैटाइन होता है वो सबसे अनस्टेबल होता है, कल ये स्टेबिलिटी वगैरह बताई थी। तो इस वक्त ये जितने पॉइंट्स आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ये लुकास टेस्ट के एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। लेट्स से ये आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, उसके बाद ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और लास्ट वन ये टर्शरी अल्कोहल है। ये टर्शरी अल्कोहल है। तो होगा ये कि इन सब में आप पुट कर दें लुकास रिएजेंट, जो कि अनहाइड्रियस जिंक क्लोराइड होता है विद HCl। ठीक है, इसी तरह ये हर किसी में आप पुट कर दें। ये लें जी लुकास रिएजेंट भी एमसीक्यूज में बल्कि याद रहना चाहिए। तो लुकास रिएजेंट जो होता है वो HCl विद जिंक क्लोराइड। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता HCl विद जिंक क्लोराइड हो, पॉसिबल है वो कि HBr प्लस जिंक ब्रोमाइड लिखते हैं। HCl प्लस जिंक ब्रोमाइड वो भी ठीक होता है, वो भी टेस्ट दे ही देता है, टेस्ट उस सूरत में भी पॉजिटिव आ ही रहा होता है। तो ये होगा जी न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन, और ये न्यूक्लियोफाइल OH को रिप्लेस करेगा। सिमिलरली इधर भी OH न्यूक्लियोफाइल होगा, क्लोरीन OH को रिप्लेस करेगा। अब ये जो टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होता है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल का कार्बोकैटाइन मोस्ट स्टेबल है। केमिस्ट्री का रूल है कि अगर बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्टेंट कहेंगे ठीक है जी हम अपने बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कोई गल नहीं, बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल ही है, बॉन्ड टूटने दो। तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मोस्ट इजीली ब्रेक होता है, कार्बोकैटाइन स्टेबल बनता है, उस कार्बोकैटाइन के साथ कौन आके जुड़ जाता है, क्लोराइड, और बनता है जी और बनते हैं जी टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स या अल्काइल हैलाइड्स, जो भी अल्काइल हैलाइड अभी मैं बनाऊंगा, ये ऑयली प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा जी, अब क्लोरीन ने OH को रिप्लेस तो कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन तो हो गई। ये OH आके जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव के साथ और बाय प्रोडक्ट इधर बनाएगा वाटर, और ये जो ऑयली प्रोडक्ट होगा ये ऑयली प्रोडक्ट फ्लोट कर रहा होगा वाटर के ऊपर। अब तो चूंकि टर्शरी का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मोस्ट इजीली ब्रेक होता है तो टर्शरी ये ऑयली प्रोडक्ट सबसे इजीली बनाते हैं और रिएक्शन इमीडिएटली हो जाता है, रिएक्शन इमीडिएटली हो जाता है।
लेकिन आपको पता है जी, सेकेंडरी का कल मैंने समझाया था कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, उसकी रीज़न भी बताई थी कि सेकेंडरी का कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक होने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, और जो सेकेंडरी अल्काइल हलाइड बनता है वो 5 से 10 मिनट लग जाते हैं बनने में, और उसकी ऑयली लेयर जो अपेयर होती है इस वाटर के ऊपर, वो ऑयली लेयर अपेयर होने में 5 से 10 मिनट लग जाता है। प्राइमरी का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना सबसे मुश्किल होता है। हीट देने पे ब्रेक होता है, एमी नहीं ब्रेक होता। तो हीट दोगे तो क्लोरीन की जगह, ये OH की जगह क्लोरीन इधर आके जुड़ेगा और बना हुआ मिलेगा प्राइमरी अल्काइल हलाइड, और ये फिर जो OH होगा H पॉजिटिव से जुड़ेगा। अब इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जो ऑयली लेयर होगी वो इस वाटर के ऊपर सिर्फ हीट करने पे अपेयर होगी। तो बड़ी सिंपल लॉजिक होती है, एग्जामिनर अल्कोहल दे देगा, कहेगा बताओ कौन सा अल्कोहल है, लुकास रीजेंट डालना है, ऑयली लेयर फौरन अपेयर हो जाए, कहना प्राइमरी है, सॉरी टर्शरी है। ऑयली लेयर अपेयर होने में 5 से 10 मिनट लग जाए तो कहना जी सेकेंडरी है। 5 से 10 मिनट वेट कर लिया, अभी ऑयली लेयर नहीं बन रही, तो हीट करना, अगर ऑयली लेयर हीट करने पे बने तो कहना प्राइमरी है। उसकी रीज़न ये सारी मैंने बताई हुई है और कल भी मैंने ये पढ़ा दी थी। तो यहाँ तक ये एक कहानी हो गई जी ख़त्म। लुकास टेस्ट में से बचे जितने पॉइंट्स ऊपर MCQs में लिखे हुए ना, पेपर उठा के देखें, आज तक यही पॉइंट्स बस रिपीट हुए हैं। उसके बाद जी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इधर जो यूज हो रहा होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन गौर से समझना, पैटर्न पे नज़र रखना। अब जो मैं ऑक्सीडेशन का पैटर्न पढ़ाऊंगा ना, इस पे आपने नज़र रखनी है। आप अगर लें कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, लेट से मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया जी CH3 CH, और ये जी OH और H, ये CH3 ये है, CH2 ये है, OH। ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH जिस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है उस अल्फा से एक ही बीटा कार्बन है, प्राइमरी। आपने डाले जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, और इन्होंने रिएक्ट करके इधर प्रोड्यूस करके दे दिया आपको नेसेंट ऑक्सीजन। बस पैटर्न अब आपने याद रखना है कि सर ने कहा था नेसेंट ऑक्सीजन हमेशा अल्फा कार्बन पे ही अटैक करती है, क्योंकि उसे अल्फा कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है। क्यों ज़्यादा पॉजिटिव होता है? क्योंकि अल्फा कार्बन डायरेक्टली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी होती है ऑक्सीजन के साथ। अब जब ये नेसेंट ऑक्सीजन इस अल्फा कार्बन पे अटैक करेगी तो अल्फा कार्बन पे इस ऑक्सीजन ने आके दो बॉन्ड्स बनाने। दो बॉन्ड्स तो तब बनेंगे जब अल्फा कार्बन के दो बॉन्ड फ्री भी हों। और वो दो बॉन्ड कैसे फ्री होते हैं? अल्फा कार्बन का OH निकलता है और H निकलता है, और क्या बन के सेपरेट हो जाता है? वाटर। और जब वाटर बन के सेपरेट होता है तो ये ऑक्सीजन आके अल्फा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बना लेती है, और आपको इधर बना हुआ मिल रहा होता है जी अल्डिहाइड। तो इसका मतलब है कहीं पे MCQs में लिखा हुआ आ जाए जी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आपने करना है हमेशा, आपने कहना है जी हमेशा अल्डिहाइड बनेगा। अगर वो कह दे जी प्राइमरी अल्कोहल था मेथनॉल तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एथनॉल तो बनेगा एसिड एसिटल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल वन प्रोपनॉल हो तो बनेगा जी प्रोपनल। तो बस जो भी प्राइमरी अल्कोहल होगी उस हिसाब से इधर अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने लिया कोई सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल आपने लिया जी CH3, और ये आ गया जी आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों है ये सेकेंडरी अल्कोहल? क्योंकि OH जिस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे दो बीटा कार्बन जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इधर आपने डाल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मैंने ऊपर लिखा है वही डालना है। और भी हो सकता है, वैसे ज़रूरी नहीं हो, लेकिन इधर सिलेबस में ये यूज़ हो रहा है इसलिए लिख रहा हूँ। नेसेंट ऑक्सीजन हमेशा अटैक करता है अल्फा कार्बन पे, और अल्फा कार्बन से निकलता है OH और H, और बाई प्रोडक्ट बनाता है वाटर। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो इस अल्फा कार्बन के ऊपर बना लेती है डबल बॉन्ड। तो MCQs में वो पूछे नेसेंट ऑक्सीजन का हमेशा किससे डबल बॉन्ड बनता है, आपने कहना है हमेशा अल्फा कार्बन से बनता है, हमेशा फिक्स है, नहीं चेंज होती बात। और ये आपने लिया था सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का नाम है 2 प्रोपानोल। तो उसने आपको बना के दिया कीटोन। और कौन सा कीटोन उसने बना के दिया हुआ है? इस कीटोन का कमर्शियल नेम मार्केट में ये एसीटोन के नाम से मिलता है। आयुपैक नेम इसका प्रोपानोन बोला जा रहा होता है। कॉमन नेम इसका डाइमीथाइल कीटोन बोला जा रहा होता है।
कॉमन नेम इसका डाईमिथाइल कीटोन बोला जा रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी आपने सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाई तो आपको कीटोन की फैमिली का ही कोई ना कोई मेंबर बना हुआ मिलेगा, और प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई तो एल्डिहाइड की फैमिली का कोई ना कोई मेंबर होगा। बाकी उसने खेल खेलनी है, वो जी आर ग्रुप चेंज किया करेगा और उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट बताना हुआ करेगा। तो बस जो वो आर जिस हिसाब से वो चेंज करे उस हिसाब से प्रोडक्ट बता दो बस। लेकिन जब आप शुरू करते हो कहानी टर्शरी अल्कोहल की, टर्शरी अल्कोहल पे भी बड़ा एक फर्स्ट क्लास किस्म का एमसीक्यूज बनता है। वो कहेगा जी ये रहा टर्शरी अल्कोहल, क्यों टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि अल्फा ओ एच जिस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है वो अल्फा कार्बन 3 बीटा कार्बन से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो जाहिर है टर्शरी है। आपने डाला जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही वाला जो उधर लिखवा है, उसने प्रोड्यूस किया जी नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन हमेशा अटैक करती है अल्फा कार्बन पे। लेकिन इधर एक पंगा है, पंगा ये है भी प्राइमरी अल्कोहल में गौर से देखें अल्फा कार्बन का ओ एच और एच, सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन का ओ एच और एच निकलता था और वाटर बनता था। इधर प्रॉब्लम यह है कि अल्फा कार्बन के पास ओ एच तो है लेकिन अल्फा कार्बन का एच नहीं है। और यही बड़ी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बात है, आप जहन में याद रखना कि टर्शरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन के पास एच नहीं होता, सिर्फ ओ एच होता है। तो ऑक्सीजन आके जब ऐड करने की कोशिश हो कर रही होती है ना, तो अल्फा कार्बन का ओ एच निकलता है लेकिन एच निकलता है बीटा कार्बन का। और जब भी अल्फा बीटा से एक एक ग्रुप निकले, जब भी अल्फा बीटा से एक एक ग्रुप निकल ले, तो समझ जाओ अल्फा बीटा का सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, डबल में, और आपको बना हुआ मिलेगा अल्कीन। तो इसका मतलब है अल्फा कार्बन ऑक्सीजन को आके अपने ऊपर ऐड नहीं होने दे रही, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो अल्फा कार्बन पे दो बॉन्ड बनाने, दो बॉन्ड बनाने के लिए अल्फा कार्बन पे दो वैलेंसियां भी तो फ्री होनी चाहिए। लेकिन अल्फा की तो एक ही वैलेंसी फ्री हो रही है, अल्फा पे तो सिर्फ ओ एच है, अल्फा के पास एच तो है ही नहीं। तो एच कहाँ से निकल रहा है, बीटा से। तो फिर अल्फा बीटा सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डबल में, और ऑक्सीजन आके अल्फा कार्बन पे ऐड ही नहीं हो पा रही। तो फिर एमसीक्यूज लिखा हुआ आएगा जी जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं, टर्शरी अल्कोहल रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को आके ऐड नहीं होने देते, अल्फा कार्बन पे दो बॉन्ड आ ही नहीं, आके बना ही नहीं पाती ऑक्सीजन, क्योंकि अल्फा के दो वैलेंसी फ्री नहीं हो पा रही। तो फिर वो ऑक्सीडेशन रेजिस्ट करते हैं टर्शरी अल्कोहल, और अल्कीन बनाने को प्रेफर कर रहे होते हैं। बेचारी अल्फा कार्बन बस बारों बार मेहनत करती रहती है, जाके कार्बन के ऊपर अटैच नहीं हो पाती, तो ऑक्सीजन ऐड नहीं होती, हालांकि वो कोशिश कर रही थी। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन रेजिस्ट हुई है और टर्शरी अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट हुआ, रीजन उम्मीद है पता लग गई होगी। तो ये सारी बातें जो बताई हैं एमसीक्यूज की, बस स्टेटमेंट आए तो पिक कर लेना और समझ लेना कि सर ने ये बातें बताई थी हमें। और उसके बाद और उसके बाद है जी लास्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन दो तरीकों से है सिलेबस में। एक अल्कोहल की डिहाइड्रेशन है जी एट लो हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है 180। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मत भूल जाना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड, डिल्यूट नहीं होता कभी। और दूसरी डिहाइड्रेशन है अल्कोहल की एट लो टेम्परेचर। अब जिस तरीके से मैं पॉइंट बताऊं उस तरीके से जहन में बिठा लेना, तो वो पॉइंट इंशाल्लाह याद रहेंगे और भूलेंगे नहीं। एमसीक्यूज भी बना हुआ यूं ही आएगा कि लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और हो सकता है वो टेम्परेचर की वैल्यू भी बताएं। हाई टेम्परेचर वो 180 बताएगा एमसीक्यूज में और पूछेगा प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा। लो टेम्परेचर बोलेगा, कहेगा बताओ अल्कोहल से प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब गौर से बात सुनना कि हाई टेम्परेचर जब होगा तो एक ही मालिक्यूल के दो बॉन्ड टूटेंगे, अल्कोहल के एक ही मालिक्यूल के दो, अल्फा का निकलेगा ओ एच, बीटा कार्बन का निकलेगा एच, और इधर बनेगा जी H2O, और अल्फा बीटा का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल में। तो आपने कहना है जी टेम्परेचर ज़्यादा रखा तो एक ही अल्कोहल के मालिक्यूल के दो बॉन्ड, अब इस अल्कोहल के भी दो बॉन्ड टूटेंगे, अगला जो अल्कोहल का मालिक्यूल होगा उसके भी दो बॉन्ड टूटेंगे, इथीन बनेगा, अगला जो अल्कोहल का मालिक्यूल होगा उसके भी दो बॉन्ड टूटेंगे, इथीन बनेगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर टेम्परेचर कर दिया लो,
तो इस एक अल्कोहल का एक ही बॉन्ड टूटेगा, OH निकलेगा, और अगले अल्कोहल का भी एक ही बॉन्ड टूटेगा और H निकलेगा। पहले वाले अल्कोहल का भी एक ही बॉन्ड टूटेगा, अगले वाले अल्कोहल का भी एक ही बॉन्ड टूटेगा। हालांकि ऊपर वाले केस में हर अल्कोहल के मॉलिक्यूल के दो दो बॉन्ड, पहले अल्कोहल के दो टूटेंगे, दूसरे अल्कोहल के दो टूटे, तीसरे अल्कोहल के दो, लेकिन इधर पहले अल्कोहल का एक ही, दूसरे अल्कोहल का एक ही। H और OH मिलकर इधर बनाएगा जी H2O, और बाकी बचा होगा CH3 CH2, और ये CH2 जुड़ता है इस ऑक्सीजन के साथ, और इधर ईथर की फैमिली का मेंबर बना हुआ मिलता है डाई इथाइल ईथर। तो एमसीक्यूज किस किस तरीके से होंगे? वो कहेगा जी हाई टेम्परेचर, अल्कोहल था एथेनॉल, क्या बनेगा? इथीन। अगर इधर होता प्रोपनॉल तो कहते बनता प्रोपीन, इधर होता वन ब्यूटानॉल कहते बनता वन ब्यूटीन। तो जो अल्कोहल दे उस हिसाब से अल्कीन ही बनेगा। तो इधर अल्कोहल हमेशा बना के देते हैं अल्कीन की फैमिली का मेंबर। उसके बाद अगर लो टेम्परेचर हो, अगर लोगे इथाइल अल्कोहल तो बना हुआ मिलेगा डाई इथाइल ईथर, ईथर की फैमिली का हमेशा मेंबर बना हुआ मिलेगा। अगर इधर लिया होता मिथाइल अल्कोहल तो इधर बना हुआ मिलता है डाई मिथाइल ईथर। वो पिक करना आपका काम है कि जो वो अल्कोहल लिख के दे उस हिसाब से प्रोडक्ट बताना, वो आपका काम है। मैंने हिंट के तौर पे बता दिया कि हाई टेम्परेचर पे दो बॉन्ड टूटेंगे और ज्यादा रिएक्टिव फैमिली बनेगी। अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव फैमिली होती है एज कम्पेयर टू ईथर। तो हाई टेम्परेचर पे एक ही मालिक्यूल के दो बॉन्ड, और हाई टेम्परेचर पे हाई रिएक्टिव फैमिली। लो टेम्परेचर पे लो रिएक्टिव फैमिली बनेगी ईथर, और एक मालिक्यूल का एक बॉन्ड और दूसरे मालिक्यूल का भी एक बॉन्ड। ये डिहाइड्रेशन आएगी और कहानी हो गई जी अल्कोहल की खत्म। वैसे सिलेबस में तो लिखा हुआ है अल्कोहल के रिएक्शन करें, मैंने सारे पढ़ा दिए, फिर भी मैंने अपनी बुक में अल्कोहल की प्रिपरेशन लिखी हुई है, मेथनॉल एथेनॉल की, वो रीड कर लेना। कभी कभी मोहतरम एग्जामिनर को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी जंप मारनी चाहिए तो वो मारते हैं जंप पे। अच्छा जी, उसके बाद जी उसकी मर्जी भाई, वो ना वो नाम लिख दे या वो फार्मूला लिख दे, वो तो उसकी मर्जी है ना। आपका काम है सारा कुछ तैयार करना, फार्मूला भी, कंपाउंड के नाम भी, वो तो आपका काम है सब कुछ तैयार करना। वो कंप्रेस नहीं होता, वो कंडेंस फार्मूला लिखा होता है मॉलिक्यूल का, बॉन्ड्स नहीं शो करवाए हुए होते, वो कंडेंस फार्मूले लिख के दे दे, वो स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख के दे दे, वो कंपाउंड का सिर्फ नाम लिख के दे दे। तो वो जिस हिसाब से भी दे दे, पिक करना आपका काम है कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन बनेगा। हाँ, तो वो आपको मैंने सारे फार्मूले पढ़ाए हुए हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। वो एक आया था कंडेंस फार्मूला, फिर एक आया था फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक आया था स्टीरियो फार्मूला जो 3D स्ट्रक्चर वाला फार्मूला होता है। तो वो सारी चीज़ें यूज़ करता है एमसीक्यूज को कंफ्यूज करने के लिए और चेक करने के लिए कि ज़हीन हमारे शागिर्दों को कितना आता है और कितना नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद है जी फिनोल। फिनोल का भी लिखा हुआ है सिलेबस में, करें जी रिएक्टिविटी और रिएक्शंस, लेकिन हम फिनोल की एसिडिक नेचर भी करेंगे क्योंकि उससे भी एमसीक्यूज बनते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। अच्छा जी, सुने, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ना इसका कंपैरिजन का एमसीक्यूज आता है। सबसे पहले ये कंपैरिजन का एमसीक्यूज ही याद रखना, वो कंपैरिजन करेगा फिनोल की एसिडिक नेचर को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और वो फिनोल की एसिडिक नेचर को कंपेयर कंपेयर करेगा वाटर के साथ, और वो कंपेयर करेगा जी अल्कोहल के साथ। इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ को वो कई दफा कंपेयर करता है। तो आपने कहना है जी कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल, फिनोल आर मोर एसिडिक देन वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब सवाल है जी कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि लेट से ये मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे डाला वाटर में, इसने अपना बनाया कॉन्जुगेट बेस,
जिसे ऑक्जिलेट आयन बोलते हैं। नाम याद रखना, ये कॉन्जुगेट बेस है और इसे ऑक्जिलेट आयन बोलते हैं। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये अपने बनाता है दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी एमसीक्यूज में पूछे जाएं तो याद रखना, वो ये मैं बना के दे रहा हूँ दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर। होता ये है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन अपनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ भेजती है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन का ऊपर वाला जो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और पाई के इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन खींच लेती है। रेजोनेंस में क्या चल रहा होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू पाई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है। तो देखो इसमें पाई की पोजीशन अलग है, इसमें पाई की पोजीशन अलग है। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। अब याद रखना ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल हैं। कोई पूछे ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व हैं। दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व हैं। कौन से दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन के? इधर भी दो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, इधर भी दो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं जो कि दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये पहला भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अच्छा खासा स्टेबल होता है, दूसरा भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अच्छा खासा स्टेबल होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व होना तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल भी ज्यादा होते हैं। और अब जो याद रखना जी, जो एसिडिक करेक्टर होता है या जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिक करेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक। कोई पूछे रीजन तो कहना जी उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल। कोई पूछे रीजन तो कहना उसके कॉन्जुगेट बेस के रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो सबसे स्टेबल। कोई पूछे रीजन तो कहना जी उसके कॉन्जुगेट जो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे उनमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा तादाद में इन्वॉल्व है। इधर भी दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इधर भी दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल है। फिर आ जाएगी जी फिनोल की बारी। आपने फिनोल को उठा के पुट किया जी वाटर में। फिनोल मोहतरम ने भी वाटर में जाके अपना बना दिया कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड। और अपना प्रोटॉन डोनेट किया। अब ये जो फिन ऑक्साइड है, इस फिन ऑक्साइड ये भी शो करता है रेजोनेंस। और हालांकि इसके जो मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए हुए हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने इसके आपको पढ़ाए हुए हैं 5। वो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं जी 5। और ये रहा जी लास्ट 5वां। तो सुने, मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके यूं पढ़ाए हुए हैं आपको जी। ये फिन ऑक्साइड है, फिन के इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, निचले वाली कार्बन से डबल बॉन्ड बनाते हैं और निचली वाली कार्बन को जो डबल के पाई के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चले जाते हैं ऑर्थो पे, और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑर्थो के इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, नीचे वाली कार्बन से बनाते हैं डबल बॉन्ड, और निचली वाली कार्बन को जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आ जाते हैं पैरा पे, और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पैरा के इलेक्ट्रॉन जाते हैं अगली वाली कार्बन पे, अगली वाली कार्बन से जाके बनाते हैं डबल बॉन्ड अगली वाली, और अगली वाली कार्बन पे जो डबल मतलब पाई के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चले जाते हैं ऑर्थो पे। ऑर्थो के इलेक्ट्रॉन जाते हैं अगली वाली कार्बन से बनाते हैं डबल बॉन्ड, और अगली वाली जो कार्बन के डबल बॉन्ड के पाई के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चले जाते हैं ऑक्सीजन पे। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज को गौर से नजर फरमाएं तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पे नेगेटिव, सॉरी पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ऑर्थो पे आ रहा है। तो बहरहाल ये फिन ऑक्साइड के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके 5 हैं, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हैं। क्यों लेस स्टेबल हैं? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व है। सिर्फ एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व है ऑक्सीजन, बस एक ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। तो सेंस ये है कि अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कम तादाद में ऑक्सीजन एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व हो तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब है जी फिनोल का कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस के। अगर ये कम स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो कम होनी चाहिए।
कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी कम है तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो कम होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी वाटर। कभी जिंदगी में सुना होगा कि वाटर शो करता है ऑटो आयोनाइजेशन, और वाटर बनाता है जी H पॉजिटिव। ठीक है, तो अच्छा जी, वाटर का ये होता है कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव। फिर मैं अल्कोहल भी साथ ही समझाने लगा हूं नीचे। ये रहा कोई अल्कोहल, अल्कोहल को पुट करो वाटर में तो वो आयोनाइज होके बनाता है अपना कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड आयन। ये कॉन्जुगेट बेस है एल्कोक्साइड। तो अब याद रखो, ना OH में पाई बॉन्ड होता है ना एल्कोक्साइड में पाई बॉन्ड होता है, और जहाँ पे पाई बॉन्ड ना हो वहाँ पे रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं होती। तो इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस की तरह, रेजोनेंस की बेस पे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रेजोनेंस सिर्फ आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो जहाँ पे पाई बॉन्ड हो, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस में थे और फिनोल के कॉन्जुगेट बेस में थे। उनकी तो आपने रेजोनेंस एक्सप्लेन कर ली। इधर रेजोनेंस की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड नहीं है। फिर सवाल अब हम कैसे बताएं कि भाई इन दोनों में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। तो फिर हम बताते हैं, हम कहते हैं भाई ये एल्कोक्साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये अपना नेगेटिव, एल्कोक्साइड अपना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ डोनेट करता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कर देता है इंक्रीज। ऑक्सीजन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पहले भी था और उसको नेगेटिव चार्ज एल्कोक्साइड ने भी दे दिया, तो वो तो उसकी मदद नहीं कर रहा, उसको उल्टा और अनस्टेबल बना रहा है। नेगेटिव को क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव, लेकिन कैसे पॉजिटिव मिल रहा है, नहीं, अल्काइल उसे और नेगेटिव देके उसे अनस्टेबल कर रहा है। तो इसका मतलब है अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा अनस्टेबल है। अगर वो ज्यादा अनस्टेबल है कॉन्जुगेट बेस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी जाहिर कम होनी चाहिए ना। लेकिन इधर OH के पास देखो, क्या इधर OH के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कहोगे नहीं। तो क्या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को डोनेट करके ऑक्सीजन को अनस्टेबल कर रहे हैं, नहीं। तो इधर OH उतना अनस्टेबल नहीं हुआ, इधर OH उतना अनस्टेबल नहीं हुआ जितना अल्कोहल के केस में अनस्टेबल हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस, इधर उतना OH अनस्टेबल नहीं होगा। तो अगर इधर अनस्टेबिलिटी कम आई है तो जाहिर है फिर OH का बनना इजी होगा, कंपेरेटिवली इजी होगा। ठीक है, तो OH कंपेरेटिवली इजी बन जाता है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड। अगर OH कंपेरेटिवली इजी बनता है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड तो वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। और ये जनरल एक्सप्लेनेशन है, मैंने नहीं बताया कौन सा अल्कोहल, मैंने जनरल एक्सप्लेनेशन दी है कि वाटर ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल, जनरल एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हो गई सारी एसिडिक स्ट्रेंथ और इनका ऑर्डर हो गया। मैं कुछ स्पेसिफिकली भी बताऊंगा आगे, मैं कुछ बातें स्पेसिफिकली भी करूंगा। अच्छा जी, ये जनरल ऑर्डर पहले तैयार करना, उसके बाद फिर ये लॉजिक जरूर याद रखना एमसीक्यूज में, कि सर ने अगर बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, तो जो ज्यादा एसिडिक होता है वो H पॉजिटिव आयन ज्यादा बनाता है, उसकी पीएच कम हो जाती है। जो ज्यादा एसिडिक होता है उसकी के की वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी पीके की वैल्यू कम हो जाती है। तो फिर ख्याल करना, अगर मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल देन वाटर देन अल्कोहल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के H पॉजिटिव ज्यादा होंगे, पीएच उसकी सबसे कम होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की एज कम्पेयर टू अदर, पीएच सबसे कम। कार्बोक्सिलिक एसिड की के की वैल्यू ज्यादा होगी लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की पीके वैल्यू सबसे कम होगी एज कम्पेयर टू फिनोल वाटर अल्कोहल। तो फिर एमसीक्यूज में ये चीजें डील करनी पड़ेंगी आपको, चीजों को वो रिलेट करता है ना, कनेक्ट करता है, कनेक्ट करके रिलेट करके एमसीक्यूज बनाता है, वो रिलेशंस फिर जहन में समझने आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर आपने करने हैं जी रिएक्शंस ऑफ फिनोल। अच्छा, एक बात मैं इधर बताऊं जो अभी मैंने पढ़ाई है, सुनो गौर से बात समझना। आपने गौर किया जो मैंने फिनोल के कॉन्जुगेट बेस के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए हैं, बताओ ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं डोनेट जब नीचे किए हैं, तो नीचे डोनेट करके वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लेके आया, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। ठीक है, अगर फिनोल खुद भी हो ना, अगर फिनोल खुद भी हो, फिनॉक्साइड ना हो बेशक, फिनोल खुद भी हो, तो फिनोल का जो OH होता है ना, OH पे जो लोन पेयर होते हैं,
वो अपना नेगेटिव चार्ज इधर नीचे डोनेट करते हैं। जब नीचे डोनेट करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको अदर वर्ड्स में बोलते हैं ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब है OH ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से कोई नया इलेक्ट्रोफाइल अगर सेकंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा हो तो वो अटैक ही ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे करता है, क्योंकि उसे वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इट मींस OH ग्रुप को बोलते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OH को बोलेंगे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि OH इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड और एट ऑर्थो पैरा और एट ऑर्थो पोजीशन। दैट्स व्हाई न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है फिनोल के मैं जितने भी रिएक्शंस आपको भी पढ़ाऊंगा, फिनोल के जितने भी रिएक्शंस आपको पढ़ाऊंगा वो सारे क्या होंगे, ऑर्थो और पैरा के रिएक्शंस होंगे जो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। बल्कि सुनो, बुक्स जो आपको दी हुई अपने सामने खोल के रख लो, और जो बातें मैं अब मैं बताऊं उन्हें MCQs के लिहाज से डील करना है। तो सुनो, सबसे पहले ऑर्थो पैरा भी पढ़ाता हूँ, लेकिन सबसे पहले देखो, ये रहा आपके पास जी फिनोल। फिनोल में डालें अल्कली। अव्वल तो MCQs में अब याद रखना, सर ने कहा था फिनोल का अल्कली से रिएक्शन पॉसिबल है। अल्कली डाली NaOH। ये जो फिनोल का H होता है ना, ये H इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इधर जो अल्कली में सोडियम होगी, सोडियम भी इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो फिर ये रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सोडियम इलेक्ट्रोफाइल इस H इलेक्ट्रोफाइल को निकालता है, और निकाल के सोडियम खुद उसकी जगह ले लेता है। ये लो जी, सोडियम H की जगह आके जुड़ गया, और फिनोल का सॉल्ट बना सोडियम फिनोक्साइड। अच्छा, अब जब अल्कली का जो OH होगा वो इस H से जुड़ेगा, ये इस बेस का जो OH होगा एसिड के H से जुड़ेगा और बनाएगा वाटर। अब सुनो, सर ने क्या क्या बताया था जी MCQs में। सर ने बताया जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, फिनोल अल्कली से रिएक्ट भी कर सकती है, जब अल्कली से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनाती है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है, तो सर ने जी ऊपर सॉल्ट और वाटर लिख के भी दिया हुआ है। तो ये सारे MCQs आए हुए होंगे इस रिएक्शन पे जी। NaOH का फिनोल से रिएक्शन हुआ तो वो एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सोडियम इलेक्ट्रोफाइल ने H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया था। ये सारी बातें MCQs के ऑप्शन में आपको दिख रही होंगी। उसके बाद देखो जी, अब ये याद रखना कि हमने सिलेबस में ना सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा अल्कली के साथ, बल्कि फिनोल की स्टेरिफिकेशन भी है, ईस्टर फॉर्मेशन। फिनोल के ईस्टर फॉर्मेशन में कैटलिस्ट यूज किया जाता है NaOH, और मेन रिएक्टेंट जो है, मैं इस मेन रिएक्टेंट को ओपन करके लिखता हूँ, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। ये रिएक्टेंट बिलोंग करता है एसिड हलाइड की फैमिली से, और इसका नाम होगा एसिटाइल क्लोराइड, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा एसिटाइल ग्रुप, जिस एसिटाइल ग्रुप को बोलते हैं कि असाइल इलेक्ट्रोफाइल की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। एसिटाइल ग्रुप असाइल, असाइल क्या होता था, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये असाइल इलेक्ट्रोफाइल होता है जो बेंजीन में पढ़ाया जाता है। अब ये असाइल की फैमिली का मैंने R की जगह इधर CH3 लिखा हुआ है, एसिटाइल है। अब दोबारा से होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एसिटाइल इलेक्ट्रोफाइल इस H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा, तो सुनो फिर होगा क्या, ऑक्सीजन, ये लिखी हुई ऑक्सीजन, बेंजीन है, बेंजीन की ऑक्सीजन, बेंजीन बेंजीन की ऑक्सीजन, और इस हाइड्रोजन को निकाल दिया एसिटाइल ने, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आगे CH3 ये बना है जी फिनाइल एसिटेट। ठीक है, इस फिनाइल एसिटेट को मिथाइल फिनाइल एस्टर भी बोलते हैं। इसे मिथाइल, क्योंकि मिथाइल है और इस तरफ फिनाइल है और आगे एस्टर, मिथाइल फिनाइल एस्टर भी इसे बोल रहे होते हैं। और ये वाहिद हमारे सिलेबस में रिएक्शन है जिसमें फिनोल की स्टेरिफिकेशन है और एस्टर बनाया गया। तो ख्याल करना, सर ने फिनोल की भी स्टेरिफिकेशन पढ़ाई थी, MCQs में भूल मत जाना, कहीं ना कहीं होगी ऑप्शन में दिखेगी, भूल गए तो बस फिर मिस हो गया। और याद रखना कि इसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये स्टेरिफिकेशन भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो बेस थी, ये बेस है कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है, NaOH बेस कैटलिस्ट होती है। उसके बाद फिनोल में डाल दें जी जिंक मेटल, तो ये आएगा जी प्रिपरेशन ऑफ जिंक में, बेंजीन में, सॉरी, फिनोल से बेंजीन भी बनाया जाता है।
जिंक की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 2। जिंक +2 होता है ना, और ये ओ पे क्या होता है? -2, तो जिंक ऑक्सीजन निकालेगा। अच्छा, इधर मैंने बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा शायद। स्टेरिफिकेशन में ये जो हाइड्रोजन होगा ये क्लोरीन से जुड़ेगा और इधर बाय प्रोडक्ट बनेगा HCl। फिनोल का H जो होगा इलेक्ट्रोफाइल, वो क्लोरीन से जुड़ेगा और HCl, और इलेक्ट्रोफाइल जब निकलता है वो जुड़ता हमेशा न्यूक्लियोफाइल से ही है, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल इसके न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा HCl। अब आ जाओ जिंक। जिंक की बाइंडिंग कैपेसिटी 2 है, वो ऑक्सीजन को निकालेगी और बनाएगी जिंक ऑक्साइड, क्योंकि जिंक पे भी 2 होता है और ऑक्सीजन पे भी 2 होता है, जिंक ऑक्साइड। फिर जब जिंक ने बॉन्ड तोड़ा होगा ना, इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड तोड़ा होगा ना निचले वाली कार्बन से, ये हाइड्रोजन नीचे वाली कार्बन पे जाएगा और इस नीचे वाली कार्बन पे जाके जुड़ के कार्बन की वैलेंसी पूरे करेगा और बेंजीन का मालिक्यूल बना हुआ मिलेगा। तो ये जी फिनोल से बेंजीन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ये भी सबको याद रहनी चाहिए, भूल मत जाना। और उसके बाद ये वो रिएक्शन थे जिन रिएक्शन में फिनोल का OH पार्टिसिपेट कर रहा था। ये वो रिएक्शन थे जिनमें OH ऑफ फिनोल टेक पार्ट। अब वो रिएक्शन में नीचे पढ़ाऊंगा जिसमें OH पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि बेंजीन का रिंग पार्टिसिपेट, फिनोल का बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करता है, ये भी डिफरेंस याद रहे। तो अब सुनो, मैंने अभी बताया था OH जो होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। बेंजीन में मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नाइट्रेशन करवानी हो तो नाइट्रिक एसिड लेते हैं। नाइट्रिक एसिड के इधर 2 केस हैं, वो 2 केस भूल मत जाना। पहला केस होता है डिल्यूट नाइट्रिक का 25 सेल्सियस टेम्परेचर पे, और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 100 टेम्परेचर पे। भूल मत जाना एमसीक्यूज में, डिल्यूट 25 पे, कंसंट्रेटेड 100 पे। अगर डिल्यूट लिया तो एक नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा ऑर्थो पे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा। दूसरा नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ेगा पैरा पे, पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। तो ये जो नाइट्रिक एसिड का इलेक्ट्रोफाइल था NO2, वो तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे आके जुड़ गया, क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये जो OH होगा ऑर्थो से इधर हाइड्रोजन निकलेगा, इधर पैरा से भी हाइड्रोजन निकलेगा, OH ऑर्थो और पैरा की हाइड्रोजन से जुड़ेगा और वाटर बनाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। 2 नाइट्रिक एसिड है ना, तो 2 OH होंगे और इधर से भी निकलेगा H, इधर से भी, एक ऑर्थो का प्रोडक्ट एक पैरा का। तो ख्याल करना डिल्यूट ऑर्थो प्रोडक्ट बनाता है और पैरा, ख्याल करना, भूल मत जाना। अब सुनो, फिर याद रखना डिल्यूट की बजाय लिया कंसंट्रेटेड, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 100, तो एक ही फिनोल के मालिक्यूल पे ऑर्थो पे भी नाइट्रो आके जुड़ेगा, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जैसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ऐसे क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। तो हाई टेम्परेचर पे पिक्रिक एसिड बनेगा। उसके बाद अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो याद रखो नाइट्रो ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, सॉरी, नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। नाइट्रो ग्रुप जो होगा जी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इधर से जी ऑक्सीजन का चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, इधर से भी चार्ज, ये जी ये वाला नाइट्रो ग्रुप भी बेंजीन का चार्ज खींचेगा, ये वाला नाइट्रो ग्रुप भी बेंजीन का चार्ज खींचेगा। तो पहला नाइट्रो भी बेंजीन का चार्ज खींचेगा, दूसरा भी, तीसरा भी। बेंजीन किसका चार्ज खींचेगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन किसका चार्ज खींचेगा? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन पे जनरेट करवा देगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे जनरेट करवा देगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। याद रखना कि सर ने पढ़ाया था बेंजीन वाले चैप्टर में कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। बेशक OH ग्रुप ऑर्थोपैरा होता है, OH ने नाइट्रो ग्रुप ऑर्थोपैरा पे जोड़वाए, लेकिन नाइट्रो ग्रुप बजाते खुद क्या होता है? मेटा। ये बेंजीन का चार्ज खींचता है अपनी तरफ, तो इस नाइट्रो ने बेंजीन का चार्ज खींचा, इस नाइट्रो ने जब इतना ज्यादा बेंजीन का चार्ज खींचेगा तो बेंजीन किससे चार्ज खींचेगी जी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे चार्ज खींचेगी? नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का जब नेगेटिव चार्ज खींच के बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पे आएगा तो हाइड्रोजन पे हाईली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए हाइड्रोजन उतनी ज्यादा एसिडिक हो जाती है, हाइड्रोजन उतनी ज्यादा एसिडिक हो जाती है। तो पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनोल। पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थोपैराफिनोल से भी और पैरानाइट्रोफिनोल से भी, क्योंकि इसमें 3-3 ग्रुप है ना जो चार्ज खींच रहे हैं, उधर तो एक एक ही होगा ना, एक एक नाइट्रो ही है, वो एक कम चार्ज खींचेगा ना, हाइड्रोजन पे कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा जी, उसके बाद
अब आ जाए सल्फोनेशन, पढ़ाई हुई है ना सल्फोनेशन, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ओ एच ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा होता है। सल्फोनाइल ग्रुप जो होगा या तो ऑर्थो पे आके जुड़ेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा, और या फिर आके जुड़ेगा जी पैरा पे, पैरा पे आके जुड़ेगा तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन के निकल रहे होंगे वाटर। बेंजीन में मैकेनिज्म इनके मैंने पढ़ाया, बेंजीन में प्रॉपर ये पढ़ाया हुआ, मैकेनिज्म भी पढ़ाए हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिनोल का वाहिद टेस्ट सिलेबस में, और वो वाहिद टेस्ट होता है जी ब्रोमिनेशन, या हेलोजनेशन कह लो या ब्रोमिनेशन कह लो। जब आप ब्रोमीन से इसका रिएक्शन करवाते हो, एक ब्रोमीन ऑर्थो पे, अगला पैरा पे, अगला ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो से फिर हाइड्रोजन भी निकल रहे होते हैं, वो हाइड्रोजन बाकी की 3 ब्रोमीन से जुड़ के इधर 3 HBr बनाते हैं। मेन प्रोडक्ट बना हुआ मिल रहा होता है जी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, जिसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हो तो समझ जाना कि एग्जामिनर ने फिनोल ही दिया था। एग्जामिनर पूछेगा फिनोल है कि नहीं, तो फिनोल में बोरोमीन डालना, और बोरोमीन वाटर डालने पे अगर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे बोरोमीन आके जुड़ेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट बने तो टेस्ट पॉजिटिव, वरना टेस्ट क्या आ रहा है नेगेटिव। और लास्ट हाइड्रोजनेशन फिनोल की, 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल ऐड करो, तीनों पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और पाई बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होकर साइक्लोहेक्सानोल बनता है। तो ये हैं जी बेंजीन के रिएक्शंस जो आपको सिलेबस में पता होने चाहिए। बस यही रिएक्शन है और नहीं, सिलेबस में इतनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड कर लेना, उसने नहीं दी लेकिन फिर भी आप रीड कर लेना कि फिनोल कलरलेस पॉइजनस, डीलिक्विस्केंट का मतलब होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, फिनोलिक ऑर्डर होता है, वहाँ पे जाए ना हॉस्पिटल में फिनोल फर्श पे लगाया हुआ होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है ना फिनोल, फर्श पे लगाया होता है हॉस्पिटल में से फिनोल की स्मेल आ रही होती है, उसी का जिक्र उसने किया हुआ फिनोलिक ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट 41, बॉइलिंग पॉइंट 182, वाटर में कम सोलेबल होता है रूम टेम्परेचर में, लेकिन वाटर में ज़्यादा सोलेबल होता है 68.5 टेम्परेचर पे, 68.5 टेम्परेचर पे वाटर में ज़्यादा सोलेबल होता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होता है हॉस्पिटल वॉशरूम में। ये कुछ बातें भी याद रख लेना। हम्म। अच्छा, फिनोल का ये रिएक्शन भी कर लेना, बल्कि फिनोल का रिएक्शन है जी अपना फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, कैटलिस्ट होती है डिल्यूज बेस। फॉर्मेल्डिहाइड या तो ऑर्थो पे आके जुड़ता है, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड पैरा पे आके जुड़ता है, या तो ऑर्थो का प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये रहा हाइड्रोक्सी, बेंजाइल इसे बोलते हैं पूरा बेंजाइल, ठीक है, और अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। बल्कि यूं बोलना था कि ये है ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, मेन ग्रुप ये होगा, ऑर्थो पोजीशन पे OH है तो बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पे OH ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इस पूरे को बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल, इस पूरे के पूरे को बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। या फिर बना हुआ मिलेगा, ये जो होगा मेन ग्रुप के सामने वाली पोजीशन पैरा, पैरा पे OH है तो बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, और इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के साथ CH2 हो ना तो बेंजाइल बोलते हैं, बेंजीन के साथ CH2 हो तो बेंजाइल बोलते हैं, ये बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। और ये तो बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल पैरा हाइड्रोक्सी। और अगर आप करवाएं पॉलीमराइजेशन, इधर फिनोल भी ले लें N और फॉर्मेल्डिहाइड भी ले लें N, तो ये स्ट्रक्चर तो आपको नहीं बना के दिखाना पड़ेगा, ये बना के नहीं दिखाना पड़ेगा आपको कहीं MCQs में। बस ये याद रखना कि अगर फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड से पॉलीमराइजेशन करवाएं, जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है बेकलाइट, उसका नाम होता है बेकलाइट। बेकलाइट में बनाया जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की वजह से, ये MCQs याद रहे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ाऊंगा जब पॉलीमराइजेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं। थर्मोसेटिंग वो पॉलीमर होते हैं जिन्हें हीट दो तो वो परमानेंटली सॉलिडिफाई हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो तारें होती हैं ना घरों में, जो तार वायर्स लगी होती हैं, उन वायर्स के ऊपर यही इंसुलेटर के तौर पे लगाया जाता है। बेकलाइट का प्लास्टिक होता है, ये इंसुलेटर के तौर पे उसके ऊपर लगाया जा रहा होता है। तो ये भी MCQs में कुछ चीज़ें याद रहें, स्ट्रक्चर नहीं बना के दिखाना पड़ेगा तो उसकी टेंशन मत लेना। अच्छा जी, फिनोल हो गया हमारे पास ख़त्म। जब फिनोल ख़त्म हो जाए तो फिनोल के बाद आपने शुरू करना है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड और कीटोन भी पढ़ेंगे कल परसों, या कल पढ़ेंगे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आज ख़त्म हो जाता है। तो आज कार्बोक्सिलिक एसिड ही हम पढ़ेंगे पहले। सुने जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा जी,
कार्बोक्सिलिक एसिड की दो मेजर टाइप्स होती हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक में फर्दर होते हैं मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एरोमेटिक में होते हैं मोनो और डाई। अब एमसीक्यूज, इनके ना नाम आपको तैयार करने पड़ेंगे, कॉमन नेम्स। आईयूपैक तो चलो फिर भी हो जाते हैं, कंसेप्चुअल बात होती है, समझ आ जाती है, हो जाते हैं। कॉमन नेम्स करने पड़ेंगे, सुनो। सबसे पहले हर फैमिली का सबसे छोटा मेंबर जरूर पता होना चाहिए। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो एलिफेटिक होते हैं, सबसे छोटा मेंबर होता है फॉर्मिक एसिड। इनका फार्मूला यूं जहन में याद रखना, एमसीक्यूज में भी यूं लिखा हुआ आएगा, CH3 CH2 NCOOH। इस CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप, और इस CH3 को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। अब एमसीक्यूज कैसे बनेंगे? वो कहेगा इधर m की जगह 0, मतलब मिथाइलिन ग्रुप 0, तो कौन सा एसिड बनेगा? आप कहेंगे अगर n की जगह 0, ये सारी चीज 0 कर दो, तो CH3COOH होगा और वो एसिडिक एसिड होगा। अगर n की जगह वो बोले 1 हो, तो CH3CH2COOH होगा, जो कि प्रोपायोनिक एसिड होता है। याद रखना, इधर आयोनिक लिखा हुआ है, कहीं पे आयोनिक लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कॉमन नेम का जिक्र हो रहा है। कॉमन आयुपैक नहीं कहना, कॉमन नेम का जिक्र हो रहा है। फिर एन की जगह इधर 2 आ जाए तो कहना ब्यूटरिक एसिड। फिर एन की जगह 3 आ जाए तो कहना जी, एन की जगह अगर 3 आ गया है तो इधर 3 होंगे मिथाइलिन ग्रुप, पांचवा ये मिथाइल, सॉरी 3 मिथाइलिन, चौथा ये, और पांचवा ये। टोटल कितनी कार्बन बनेगी? 5। एन की जगह 3 लिखा तो टोटल इस मालिक्यूल में कार्बन बनेगी 5। 5 वाले को वैलेरिक बोलते हैं। वैलेरिक का लफ्ज इंपॉर्टेंट है। वैलेरिक अल्कोहल के लिए भी यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी। कहीं पे भी वैलेरिक लिखा हुआ आ जाए, समझ जाना 5 कार्बन की बात हो रही है। वैलेरिक एसिड हो 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, वैलेरिक अल्कोहल हो तो 5 कार्बन वाला अल्कोहल। बाकी आगे फिर सबके ये नाम लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये किन एन की वैल्यूज के लिए होते हैं, ये भी वो भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीक्यूज में आएगा जी, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? कहना फैटी एसिड्स बोलते हैं। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड। दो एग्जांपल्स एमसीक्यूज में जरूर तैयार करना फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स के लिए ये जनरल फार्मूला भी यूज हो सकता है, CnH2n+1COOH। याद रखना, सर ने कहा था जी एक 15 कार्बन वाला फैटी एसिड एमसीक्यूज में आता है, एक 17 कार्बन वाला। ये 15 इधर पुट करो, एन की जगह 15, इधर एन की जगह 15 लिखो, 15 2 30, 30+1 31, तो 15 कार्बन के साथ 31 हाइड्रोजन होगी और COOH। और 17 कार्बन इधर एन की जगह 17 लिखो, 17 2 34, 34+1 35, तो 17 कार्बन के साथ 35 हाइड्रोजन होती है और COOH। डिजिट्स में पहले 15 आता है और बाद में 17 आता है, अल्फाबेट में पहले P आता है और बाद में S आता है। तो पॉलमेटिक में 15 कार्बन होगी और स्टेरिक में 17 कार्बन होगी, भूल मत जाना। उसके बाद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की इस फैमिली का सबसे छोटा मेंबर होता है ऑक्जेलिक एसिड, जिसका आईयूपैक नेम एमसीक्यूज में आएगा 1,2 इथेन डाइयूइक एसिड। पहली कार्बन दूसरी कार्बन, इथेन का मतलब 2 कार्बन, डाइयूइक का मतलब 2 कार्बोक्साइल एसिडिक, 1,2 इथेन डाइओइक एसिड। फिर ये मेलोनिक एसिड है। अब इनका जनरल फार्मूला यूं याद करना कि इधर मैंने लिखा था CH2NCOOH, इधर भी लिखा हुआ है CH2NCOOH। इस CH3 की जगह बस मैंने इधर लिख दिया COOH, तो ये बन गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। एमसीक्यूज में लिखा हुआ है एन की जगह 0, तो एन की जगह 0 का मतलब है ये मिथाइलिन ग्रुप नहीं है। मिथाइलिन ग्रुप नहीं है तो 2 ये कार्बोक्साइल ग्रुप होंगे, और अगर 2 सिर्फ कार्बोक्साइल ग्रुप हो तो ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। फिर एन की जगह 1 आ जाए मेलोनिक एसिड, एन की जगह 2 आ जाए सक्सेनिक, एन की जगह 3 आ जाए ग्लेट्रिक, एन की जगह 4 आ जाए एडिपिक एंड सोन। याद करने का ये फार्मूला लिखा हुआ है, ओ का मतलब होगा जी ऑक्जेलिक, एम का मतलब मेलोनिक, एस का मतलब सक्सेनिक, जी का मतलब ग्लेट्रिक एंड सोन। ये याद करने के लिए ये छोटी सी ट्रिक लिखी हुई है, इसको देख लेना। उसके बाद एरोमेटिक, एरोमेटिक में मोनो भी होते हैं, डाई भी होते हैं। मोनो की फैमिली का सबसे छोटा मेंबर होता है बेंजोइक। बेंजोइक के 2 डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे एमसीक्यूज आएगा। 2 डेरिवेटिव कौन से? अगर बेंजोइक की इस ऑर्थो कार्बन पे जोड़ दें OH, ये जुड़ा हुआ ऑर्थो पे OH, तो वो बन जाता है सिल्सिलिक एसिड, जिसे बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सिल्सिलिक एसिड का यूपैक नेम याद रखना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और सिल्सिलिक का अगर ये H हटा दें और ये H हटा के एसिटाइल ग्रुप जोड़ दें, जो अभी मैं फिनोल की स्टेरिफिकेशन में भी पढ़ा रहा था, एसिटाइल ग्रुप, H हटा के एसिटाइल जोड़ दें, तो ये बन जाता है 2 एसिटो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये बन जाता है 2
एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड जिसे बोलते हैं एस्प्रीन, क्या बोलते हैं एस्प्रीन, तो सिल्सिलिक एसिड और एस्प्रीन बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, इन पे एमसीक्यूज याद रखना। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने याद रखना है जी, सर ने फथैलिक एसिड के 3 आइसोमर्स बताए थे, पोजिशनल आइसोमर्स। तो ये है जी फथैलिक एसिड का सबसे पहला आइसोमर, ये दूसरा है जिसे बोलते हैं आइसोफथैलिक एसिड, ये तीसरा है जिसे बोलते हैं टेरेफथैलिक एसिड। इसका यूपैक नेम होता है 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये है 1 और ये आ जाएगा जी 3, 1,3 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आ जाएगा जी 1,1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ये तीनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क होता है रिंग के ऊपर, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम निकल रहा होता है। इन पे एमसीक्यूज आएगा, या तो इनका आईयूपैक नेम पूछा जाएगा, या वो आपसे पूछेगा बताओ जी फथैलिक एसिड के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो ये 3 आइसोमर्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने करनी है जी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, उसके बाद आपने करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। तो सुने जी पहली प्रिपरेशन, हालांकि वो मैं प्रिपरेशन पढ़ा चुका हूँ पीछे अल्कोहल में, कि प्राइमरी अल्कोहल की करवाओ ऑक्सीडेशन, तो वो बनाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेट से वो आपको दे दे फॉर्मिक मैथानोल, वो आपको दे दे जी मैथानोल, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी दे सकता है, वो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दे दे पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे वो एमसीक्यूज में बोलता है एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड, या दे दे पोटेशियम परमैंगनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे बोलता है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, या दे दे पोटेशियम परमैंगनेट विद एनी अल्कली, जिसे बोलता है अल्कलाइन KMnO4। तो ये सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सारे यूज होते हैं। समटाइम्स तो वो एसिड नहीं लिखता सल्फ्यूरिक एसिड, बल्कि लिख देता है H पॉजिटिव, एसिड नहीं लिखता, समटाइम H पॉजिटिव लिख जाता, समझ जाना एसिड ही। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इधर डालो तो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी, वो नेसेंट ऑक्सीजन अल्फा कार्बन पे अटैक करेगी, अल्फा कार्बन का OH, अल्फा कार्बन का OH और H निकलेगा, और क्या बना के एलिमिनेट हो जाएगा वाटर, और ये नेसेंट ऑक्सीजन अल्फा कार्बन पे आके कौन सा बॉन्ड बना लेगी, डबल, और बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। वो फॉर्मेल्डिहाइड फर्दर, ये अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ना, अगला नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, वो नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आके ऐड होगा और बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, ये अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन होती है। अगर आपने इसे फॉर्मेल्डिहाइड पे रोकना हो तो डिस्टिलेशन करवाते हैं, आप चाहते हैं भाई मैं फॉर्मिक एसिड ना बनाऊं, मैं जस्ट फॉर्मेल्डिहाइड पे रुक जाऊं, तो एमसीक्यूज में स्टेटमेंट लिखी होगी जी, अल्कोहल था, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो करवाएं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, डिस्टिलेशन पे आप फॉर्मेल्डिहाइड सेपरेट करते हो, फॉर्मेल्डिहाइड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अलग कर लेते हो, निकाल लेते हो। लेकिन अगर आपने डिस्टिलेशन ना करवाई तो ऑक्सीडेशन रुकेगी नहीं, फाइनल प्रोडक्ट फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, एमसीक्यूज में लफ्ज यूज होगा फाइनल प्रोडक्ट, अगर वो बोले फाइनल प्रोडक्ट तो हमेशा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्डिहाइड कभी नहीं बोलते। अगर लो सेकेंडरी अल्कोहल, उसकी ऑक्सीडेशन करवाओ तो वो बनाएगा कीटोन, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन के थ्रू बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने ये लिया जी सेकेंडरी अल्कोहल 2 प्रोपानोल, और इसमें आपने कोई डाल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मैंने लिखे हैं, उसने प्रोड्यूस की नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन ने अल्फा कार्बन पे अटैक कर दिया, अल्फा हाइड्रोजन का H और OH निकला और बन गया वाटर, और नेसेंट ऑक्सीजन जब अल्फा के जाके जुड़ी तो बना हुआ मिला कीटोन। अब इस कीटोन की अगर फर्दर ऑक्सीडेशन आप करवाओ तो ये पहले जी याद रखना, इधर अब की बार चाहिए होंगे जी आपको ऑक्सीजन कितने चाहिए होते हैं जी कीटोन के केस में, अल्लाह भला करे। हाँ, एक आगे जुड़ता है कार्बन से, एक इधर से। तो सुनो इधर ज्यादा तादाद में ऑक्सीजन आपको चाहिए होते हैं, 3 ऑक्सीजन आपको चाहिए होते हैं। सबसे पहले ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इधर ब्रेक करवाता है, ब्रेक करवा के लेफ्ट साइड पे ये जी एसाइल ग्रुप होगा, जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन भी होता है,
और इसका एक हाइड्रोजन आके जुड़ता है कार्बोनाइल के साथ, ये फॉर्मेल्डिहाइड बना, सॉरी एसिटल्डिहाइड। तो जब कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं ऑक्सीजन, पहले ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसका एक हाइड्रोजन कार्बन की तरफ ट्रांसफर करवाता है और बनता है एक अल्डिहाइड। अब बताओ, ये जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, इस कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे? एक हाइड्रोजन से टूटा, एक साथ वाली कार्बन से, दो बॉन्ड टूटे हैं। ये जो कार्बन है ना जिस पे टिक लगाया हुआ है, इसके दो बॉन्ड टूटे हैं। तो जी हुआ ये कि जब इस कार्बन के दो बॉन्ड टूटे होंगे, एक साथ वाली कार्बन से एक हाइड्रोजन से, तो इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन जो होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे आके बना लेगा डबल बॉन्ड और एक और अल्डिहाइड बनेगा। तीन ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन आके जुड़ गई, तीन में से एक आके जुड़ गई, दो अल्डिहाइड के मालिक्यूल बने। अब तीन में से एक तो आके जुड़ गई, बल्कि बाकी कितनी ऑक्सीजन बच गई? दो। वो दो ऑक्सीजन इस अल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करवाती है, इस अल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक में। तो टोटल टोटल तीन ऑक्सीजन है, एक आके जुड़ेगी इस कार्बन पे, इस कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक करवाएगी साथ वाले कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ दो, और वो दो बॉन्ड आके खुद ऑक्यूपाई कर लेगी इस कार्बन पे। फिर जब दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनेंगे तो दो ऑक्सीजन उनमें आके ऐड होगी और दो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो मैंने कीटोन लिखा हुआ है, इस कीटोन को बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन वो होता है जिसके दोनों साइड पे कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप सेम हो, इधर भी अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, इधर भी मिथाइल। अगर दोनों साइड पे ग्रुप सेम हो तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन अगर गौर से देखो तो दो अलग अलग तरह के एसिड बना के दे रही है, एक कार्बोक्सिलिक, एक एसिटिक एसिड और दूसरा फॉर्मिक एसिड। तो एमसीक्यूज में अगर लिखा हुआ है 1 mole of acetic acid and 1 mole of formic acid are produced by oxidation of which of following of ketone। तो नीचे बबल फिल करना, कीटोन होगा एसीटोन, एसीटोन दो अलग अलग तरह के आपको बना के देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था जी सबसे पहला मेथड कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की क्या करवाओ, ऑक्सीडेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे सकते हो। उसके बाद एक नया रिएक्शन जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, खास तौर पे फेडरल वालों को नहीं पता होता, वो रिएक्शन होता है जी ऑक्सीडेटिव क्लेवेज। ऑफ अल्कीन। ये आपने लिया जी अल्कीन, अल्कीन का जनरल फार्मूला आपने लिखा RCH डबल बॉन्ड CHR, और आप इसमें एक डालेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि होगा अल्कलाइन KMnO4 एट हाई टेम्परेचर, हॉट अल्कलाइन KMnO4। एक मैंने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 भी पढ़ाया था बायर्स टेस्ट के तौर पे, बायर्स टेस्ट में पढ़ाया था, याद हो। वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जरा, कोल्ड वाला, वो सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, कोल्ड वाला सिर्फ पाई बॉन्ड। लेकिन हॉट वाला लोगे ना, हॉट वाला सिर्फ पाई नहीं बॉन्ड नहीं तोड़ता, सारे बॉन्ड तोड़ देता है। क्लेविज का मतलब होगा सारे बॉन्ड टूटेंगे अल्कीन के। और कौन बॉन्ड ब्रेक करवाएगा? ऑक्सीजन। ये अल्कलाइन KMnO4 इधर नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा, सारे के सारे बॉन्ड टूटेंगे, एक ऑक्सीजन आके इस कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे आके डबल बॉन्ड बनाएगा, पहला अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनेगा जब ऑक्सीजन इस कार्बन पे आके डबल बॉन्ड, जब अगला ऑक्सीजन इस कार्बन पे आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक और अल्डिहाइड बनेगा। चार में से कितने ऑक्सीजन जाके जुड़ गए? इस पे डबल बॉन्ड बना, इस पे डबल बॉन्ड, चार में से दो ऑक्सीजन तो जाके जुड़ गए अल्डिहाइड। फिर ये बाकी दो ऑक्सीजन जो होते हैं इस अल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के बने हुए मिल रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज नजर रखना। और अब सुनो मेरी बात, अब याद रखना कि अगर इधर आर की जगह आपने लिया एच और इस आर की जगह भी लिया एच, तो इधर आपको बना हुआ मिलेगा फॉर्मिक एसिड, इधर भी बना हुआ मिलेगा फॉर्मिक एसिड। तो सर ने कहा था कि इधर आर की जगह एच लें, इधर आर की जगह एच लें, और ईथीन का मालिक्यूल है, कौन सा मालिक्यूल? ईथीन का। तो सर ने कहा था 2 मोल बने हुए मिलेंगे फॉर्मिक एसिड के। अब एमसीक्यूज फॉरवर्ड होगा जी। 1 मोल ऑफ ईथीन इज ऑक्सीडाइज, 1 मोल ऑफ ईथीन इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ हॉट अल्कलाइन KMnO4, देन ऑप्शन फिल करना नीचे, 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड विल प्रोड्यूस। रिवर्स एमसीक्यूज कहेगा 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड आर प्रोड्यूस, 2 मोल फॉर्मिक एसिड के बन चुके हैं, बताओ इथीन कौन सा था? तो आप कहना इथीन था जी। अल्कीन कौन सा था? तो आप कहना अल्कीन था जी, इथीन का मॉलिक्यूल। अब अगर वो ले ले, बड़ा कॉमन एमसीक्यूज, बड़ा कॉमन, 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन दो मॉलिक्यूल बना के देता है जी एसिटिक एसिड के, या 2 मोल्स बना के देता है एसिटिक एसिड के।
तो एमसीक्यूज में ना ये जनरल रिएक्शन पहले पता होना चाहिए, कंडीशंस भी पता होने चाहिए एरो के ऊपर वाली। तो एमसीक्यूज कितनी तरह का मैंने बताया, मैंने यूं बताया जी, रिएक्टेंट दे के पूछेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे के पूछेगा रिएक्टेंट, दो कैटेगरीज ये हो गई। और एरो के ऊपर वाली कंडीशंस पूछेगा जी, एरो पे कौन सी कंडीशन यूज करें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तीसरा एमसीक्यूज ये हो गया। और फिर ये जो आर वाले खेल होते हैं, आर चेंज करो तो इधर आर की जगह कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये सारे एमसीक्यूज की कैटेगरीज होती हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। और लास्ट मेथड जी डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के याद रखना 3 तरीके हैं हमारी केमिस्ट्री में। एक कोल्ब्स मेथड होता है डी कार्बोक्सिलेशन का, दूसरा सोडा लाइम यूज कर सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन के लिए, सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ लाइम एंड कास्टिक सोडा, मिक्सचर ऑफ लाइम एंड कास्टिक सोडा। और तीसरी यूज करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। बस इन 3 के अलावा और कोई चीज़ नहीं है सिलेबस में। जैसे डी डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्साइल। ये 3 तरीकों से कार्बोक्साइल ग्रुप रिमूव होता है। इन तीनों तरीकों में प्रोडक्ट में एक निशानी होती है कि प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी हुई दिखती है या फिर कार्बोनेट बने हुए दिखते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर दिख रही होती है डी कार्बोक्सिलेशन। तो सुनो, अब गौर से बात सुनना। ये है फॉर्मिक एसिड और ये है दूसरा फॉर्मिक एसिड। और सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, ये डी कार्बोक्सिलेशन तो अल्डिहाइड और कीटोन में करवाना है, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज हो गई। हाँ, इधर आपको करवाना था, ये गलत मेथड शुरू हुआ है। इधर आपको करवाना था ग्रिगनाट रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। तो सुनो, ग्रिगनाट रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं वो भी एमसीक्यूज में आएगा। ये ले लिया जी हमने कोई ग्रिगनाट रिएजेंट, मैं जनरल फार्मूला ले रहा हूँ ग्रिगनाट रिएजेंट का, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। एमसीक्यूज आएगा कि बताएं ग्रिगनाट रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते कैसे हैं। आप कहिएगा ग्रिगनाट रिएजेंट का हमेशा रिएक्शन करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिक्स है, और कोई चीज़ है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कोई चीज़ ग्रिगनाट रिएजेंट के जरिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के नहीं दे सकती बिल्कुल भी। अच्छा जी, ग्रिगनाट रिएजेंट हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसी चीज़ है जिसके जिसका अल्काइल जो होता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर सकता है। हालांकि बाकी जितने अल्काइल हो रहे होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ग्रिगनाट रिएजेंट का जो अल्काइल होता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है सामने जो भी मालिक्यूल हो उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ग्रिगनाट रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है सामने जो भी मालिक्यूल हो, जो भी बला हो, उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। ये रिएक्शन करवाया जाता है हमेशा ड्राई ईथर की मौजूदगी में। ग्रिगनाट रिएजेंट मौजूद ही ड्राई ईथर के अंदर होता है, ईथर से आज तक इसे सेपरेट भी नहीं किया जा सका ग्रिगनाट रिएजेंट को। तो सुने जी, आर ग्रिगनाट रिएजेंट जाके जुड़ेगा कार्बन से, ये जुड़ गया कार्बन से। ये जो कार्बन की पीछे वाली ऑक्सीजन है ना, पीछे वाली में इसे रीअरेंज करके ऊपर लिख रहा हूँ, पीछे वाली ऑक्सीजन को ऊपर। जब ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो इस कार्बन का पाई बॉन्ड टूट जाता है और पाई के इलेक्ट्रॉन अगली वाली ऑक्सीजन रख लेती है। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिव वाली ऑक्सीजन जुड़ती है इस पॉजिटिव वाली मैग्नीशियम से, और ये इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट की करवाते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इस इंटरमीडिएट में ये जो H पॉजिटिव होता है, ये H पॉजिटिव आके जुड़ता है इस ऑक्सीजन के साथ, और इधर आपको बना हुआ मिल रहा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन वाटर की पॉजिटिव H से जुड़ता है, और ये जो नेगेटिव OH होता है, ये नेगेटिव OH जो होता है इस पॉजिटिव मैग्नीशियम से जुड़ता है, और बाय प्रोडक्ट बनता है Mg के साथ X है ये X, और Mg के साथ OH आके जुड़ेगा। इस बाय प्रोडक्ट का वैसे कोई लेना देना नहीं होता, तो अगर याद नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं। मेन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आपको याद रहना चाहिए। अब सुने, उसने आपको बोला कि ग्रिगनाट रिएजेंट में लिया हुआ है इधर आर की जगह CH3, CH3 मतलब मिथाइल मैग्नीशियम हलाइड। तो इधर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ मिलेगा जी एसिटिक एसिड। तो ग्रिगनाट रिएजेंट का जो आर लोगे इधर,
फिर अगर उसने कहा कि ग्रिगनाट रीजेंट में आर लिया हुआ है, इथाइल ग्रुप, अगर इधर आर इथाइल ग्रुप है तो इधर आर की जगह भी इथाइल ग्रुप होगा और आपको बना हुआ मिलेगा जी प्रोपेनोइक एसिड। ग्रिगनाट रीजन में जितनी कार्बन आप लोगे, ग्रिगनाट रीजन में जितनी कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड उससे ज्यादा कार्बन का बनेगा। ग्रिगनाट रीजन अगर लिया जाए एन कार्बन का तो कार्बोक्सिलिक एसिड N+1 का होता है। क्यों N+1 का होता है? एक +1 एक्स्ट्रा कार्बन का कहाँ से आई है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ग्रिगनाट रीजन में अगर 2 कार्बन थी तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो 3 कार्बन वाला बना हुआ मिलेगा। ग्रिगनाट रीजन की भी 2 कार्बन होंगी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी 1 कार्बन होगी, टोटल 3 हो जाएंगी ग्रिगना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रोपेनोइक बना हुआ मिलेगा। अगर वो ग्रिगनाट रीजन इधर आपको दे कि इधर है जी आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हलाइड, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हलाइड, तो इधर आर की जगह भी क्या जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा? इस आर की जगह भी, तो सुने आर की जगह क्या जुड़ा होगा? आर की जगह होगा CH3, CH3, ये आ गया आइसोप्रोपाइल। आर की जगह इधर जो आइसोप्रोपाइल मौजूद था वो मैंने लिख दिया। फिर ये आइसोप्रोपाइल जुड़ा होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH के साथ। तो सुनो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बना हुआ मिला है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ मिला है। कार्बोक्सिलिक की कार्बन को 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे, इसे 3 बोलेंगे। आप बोलेंगे जी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। ये आयुपैक नेम मैंने इसका लिखा है, वो कंफ्यूज करने के लिए इसका कॉमन नेम भी लिखेगा। वो अगर लिखते 2 मिथाइल प्रोप आयोनिक एसिड, तो ये जो जहाँ पे आयोनिक आ रहा होता है ना, ये इसका कॉमन नेम होता है, ये आयुपैक नहीं होता। तो MCQs में अगर लिखा हुआ है कि लिया गया है आइसोब्यूटाइल, आइसो सॉरी ब्यूटाइल बोल गया, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हलाइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? उसका आयुपैक नेम बताएं। MCQs में कीवर्ड्स यूज होते हैं, आयुपैक नेम। तो कहना जी आयुपैक नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। वो जानबूझ के ये वाला कॉमन नेम भी लिख देता है, तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना, इसे बबल फिल मत करना। तो ये थी जी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। सिलेबस में करनी है प्राइमरी अल्कोहल से प्रिपरेशन, सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडेटिव क्लेवेज, और ग्रिगनाट रिएजेंट से आपने प्रिपरेशन करनी है। ओके हो गया? तो अ, अच्छा, उसके बाद जब आप प्रिपरेशन कर लो कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उसके बाद जी मैं रिएक्शंस भी पढ़ाता हूँ, लेकिन रिएक्शन से पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी MCQs में करना। कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक कलरलेस लिक्विड होते हैं जिनकी पेंजेंट स्मेल होती है। कार्बन 4 से कार्बन 6 तक कलरलेस लिक्विड होती है जिनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। अच्छा जी, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो होते हैं वो आराम से सॉलेबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनकी सॉलेबिलिटी वाटर में कम होती है जब इनकी कार्बन की चेन बड़ी हो जाए। क्योंकि वो जो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप होता है ना, नॉन पोलर ग्रुप होता है। अगर नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप बढ़े ना, नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप बढ़े ना, तो पोलर सॉल्वेंट वाटर में सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर MCQs में लिखा हो कि फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और ब्यूटानोइक एसिड है, और पेंटानोइक एसिड है, तो इनमें सबसे कम पानी में सॉल्युबल कौन होगा? कहना पेंटानोइक, ब्यूटानोइक एसिड जो होगा वो पानी में सबसे कम सॉल्युबल होगा। ये ब्यूटानोइक एसिड सबसे कम सॉल्युबल क्यों होगा? क्योंकि ब्यूटानोइक की जो कार्बन की चेन है, मतलब नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप जो है वो बड़ा है। जिसका नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप बड़ा हो उसकी पोलर सॉल्वेंट वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी के MCQs आएंगे। फिर याद रखना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को डालें नॉन पोलर सॉल्वेंट में, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में डालें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड खुद फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ कोई खास इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो दो दो मालिक्यूल होते हैं ना, वो जोड़ के डाइमर बनाना शुरू करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मालिक्यूल दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ेगा और डाइमर, डाई का मतलब दो, मर का मतलब यूनिट, 2 यूनिट। ये देखो, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मालिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मालिक्यूल, आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ये रहा दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मालिक्यूल। इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ दरमियान में बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और इधर भी इसका हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन से बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड।
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने? दो। तो एमसीक्यूज में पूछे जब डाइमर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, तो आप कहना दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये बनेगा रिंग, ये रिंग बना है। सिर्फ बात अगर रिंग तक पूछी जाए, एमसीक्यूज में नजर रखना, रिंग तक अगर बात हो तो कहना इस रिंग में कार्बन कितनी है? दो, ये रही दो कार्बन, दो कार्बन। इस रिंग में हाइड्रोजन भी कितने हैं? दो, ये रहे दो हाइड्रोजन। इस रिंग में ऑक्सीजन कितनी है? एक, दो, तीन, चार, चार ऑक्सीजन। लेकिन अगर वो बात रिंग की ना करे, वो कंफ्यूज करता है एमसीक्यूज में, वो कहे रिंग नहीं है, वो कहे जी सिंपल दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े हैं, रिंग की बात नहीं बोल रहा वो। तो लेट से आपने अगर लिया हुआ था एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड में इधर आर की जगह भी CH3 हो गई, इधर आर की जगह भी CH3। तो एसिटिक एसिड के अगर दो मॉलिक्यूल जुड़ के डाइमर बनाए ना, तो उस डाइमर में टोटल कार्बन, एक कार्बन इधर होती है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है, टोटल कार्बन चार। लेकिन अगर लफ्ज बोलते रिंग, तो रिंग के अंदर कार्बन एक और दो, दो ही बोली जानी। लेकिन अगर रिंग का लफ्ज यूज ना करे तो टोटल कार्बन इधर भी एक, दूसरी, तीसरी और चौथी, तब बोलना चार कार्बन है। इसी तरह इधर अगर इधर देता प्रोपनोइक एसिड, इधर भी होता प्रोपनोइक, तो इधर प्रोपनोइक के भी टोटल तीन कार्बन होते, इधर भी प्रोपनोइक के टोटल तीन कार्बन होते, तीन और तीन छह हो जाते, तब आप बोलते डाइमर में छह कार्बन है। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट तो सिंपली याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन चेन के, जितनी कार्बन चेन बड़ी हो उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। वो पूछे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ब्यूटानोइक का ज्यादा होगा, प्रोपनोइक का कम होगा, एसिटिक एसिड का और कम होगा, फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट और कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की तो लॉजिक सिंपल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड। असल कहानी होती है जी मेल्टिंग पॉइंट की, असल कहानी उसने खेलनी है मेल्टिंग पॉइंट की। अच्छा, एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जुबानी भी याद रखना, एमसीक्यूज में आएगा। एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 होता है, वाटर से ज्यादा 118, केल्विन में भी पूछा जाता है। हाँ, बल्कि एक और एमसीक्यूज आया था, एमसीक्यूज आया था ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। ये भी एमसीक्यूज आ चुका है, मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है, बस आप लोग याद रखना कि फॉर्मिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर के इक्वल होता है। अच्छा जी, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में याद रखना जो इवन कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, इवन कार्बन वाले, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू देयर एडजेसेंट ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये देखो, ये चार कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, चार कार्बन में इवन कार्बन है, इवन कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है अपने लेफ्ट और राइट वाले तीन और पांच कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जो इवन कार्बन वाले होते हैं ना, इवन कार्बन वालों में जब वो जुड़ते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस हो रहा है ना, मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड बनेगा ना, जाहिर है। तो जब इवन कार्बन वाले जुड़ते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, तो इवन वालों का सिमेट्रिकल बिहेवियर ज्यादा होता है, सिमेट्रिकली जुड़ते हैं वो, सिमेट्रिकली जुड़ने के बाद जब सॉलिड बनाते हैं वो स्टेबल सॉलिड होता है, स्टेबल सॉलिड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, उसे तोड़ना मुश्किल होगा। तो इवन वाले सिमेट्रिकल होते हैं, ज्यादा बेहतर पैकिंग करते हैं, ज्यादा बेहतर सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट हाई निकलता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन्हें मेल्ट करने के लिए। लेकिन जो ओड वाले होते हैं, ओड वालों में कार्बन ओड होने की वजह से वो अनसिमेट्रिकली जुड़ रहे होते हैं, उनका बिहेवियर अनसिमेट्रिकली होता है, पैकिंग उनकी ज्यादा अच्छी नहीं होती सॉलिड फॉर्म में, पैकिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ी या पुअर वाली पैकिंग होती है, जो पैकिंग तोड़ना आसान होता है, कम टेम्परेचर पे मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाते हैं, कम टेम्परेचर मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाते हैं। तो फिर ये मेल्टिंग पॉइंट वाली कहानी खास तौर पे याद रखना, ये कहानी एमसीक्यूज में आएगी, ठीक है। अच्छा, एक और भी बात याद रखना, मैंने बोल दिया इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट अपने पिछले और अगले ओड वाले से ज्यादा होता है, फिर इवन वाले में भी उस इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिस इवन में कार्बन ज्यादा इवन हो, मतलब ये चार कार्बन इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा अगर पीछे दो कार्बन इवन वाला आया हुआ होता, इधर दो कार्बन इवन वाला अगर होता तो दो कार्बन इवन वाले से चार कार्बन इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता, ये भी ख्याल करना। तो इवन टू इवन बात हो, इवन टू इवन, तो जिस इवन में ज्यादा कार्बन एटम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और फिर इवन टू ओड अगर बात हो तो इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओड। यहां तक कर लेना बस। कार्बोक्सिलिक एसिड की कल मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा और रिएक्शन पढ़ाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कल खत्म हो जाएगा और एल्डिहाइड भी शुरू कर देंगे।
अल्डिहाइड और कीटोन के बाद हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो जो है ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैक्रोमालिक्यूल, वो एक अलग कहानी होती है, वो ऑर्गेनिक की तरह नहीं बिहेव कर रहे होते हैं।